दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी जेई जो 2019 की जो वैकेंसी थी, इस वैकेंसी को लेकर शायद मैंने ना इस जजमेंट जो आया है 4 अक्टूबर को, इसके बाद मैंने इसका कहीं से ना विरोध किया और ना इसके ऊपर कुछ तर्क रखे। हो सकता है मेरी हैसियत नहीं हो उतनी, और आप जानते भी हैं कि शायद जो लोग इसको लीड कर रहे हैं दोनों पक्षों से, उनके मुकाबले ना मेरा एज है, ना मेरा पहुंच है, ना रुतबा है। छोटा सा यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, उसमें भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन कई बातें होती हैं जो आपको चुभती हैं, जिसमें अगर आप संलिप्त हों और उन बातों पे अगर कोई आपको के सवाल उठाए, यहाँ तक कि जब आदमी आप खुद के वकील के तथ्यों पर ही सवाल उठाने लगे तो उसका जवाब देना ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात जो कर रहा हूँ उसका एक ही लॉजिक है कि मैंने कल एक वीडियो देखा, एक यूट्यूब चैनल है जिस पर कि जो पिटिशनर थे वो लाइव आए हुए थे। शायद वीडियो 2 दिन पहले का है, मैं बिहार में नहीं था, नेपाल गया हुआ था, तो मैंने आज देखा हूँ और मैंने सोचा कि फेस कैम से मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं खुद को उतना गंभीर दिखाना नहीं चाहता फेस की वैल्यू से, क्योंकि मेरा वैसे भी चेहरा थोड़ा गंभीर ही रहता है हमेशा। तो फेस बना के मैं गंभीर आपको नहीं दिखाना चाहता, मैं कुछ तथ्य जो है उन तथ्यों को आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। क्योंकि जब इंसान खुद अपने वकील को ही गलत ठहराने लगे तो उस पर सवाल उठ जाता है कि नहीं, क्या सच में ऐसा है, क्या सच में जजमेंट सही आया है, उस पर सवाल उठता है। मैं अभी भी आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं न तो रिव्यू वाले के पक्ष में हूँ और न ही जो वर्तमान रिजल्ट आया है, जो जजमेंट आया है, उस पर कुछ टिप्पणी करने के पक्ष में। मैं सुप्रीम कोर्ट का भी आदर करता हूँ और मैं जो अगर इसको रिव्यू पे पिटीशन देना चाहते हैं उनको भी, उनकी भी स्वतंत्रता का मैं आदर करता हूँ। लेकिन एक वीडियो है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, उस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शायद मैं सही हूँ। एक परिणाम आया 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल 2022 को। परिणाम आने के बाद कुछ आपत्तियां हुई, आपत्तियां हो सकती हैं, कोई संशय की बात नहीं, आपत्तियां हो सकती हैं, परंतु आपत्तियों के नाम पर जो हंगामा किया गया वह ठीक नहीं था। इतनी मेरी समझ है। पूरी व्यवस्था के ऊपर इस तरह का लांछन लगाना, हंगामा करना, वह ठीक नहीं था। तो दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा उस वीडियो में आपने देखा होगा कि बोला गया है पिटिशनर के द्वारा कि व्यवस्था पर लांछन लगाया गया, कुछ गड़बड़ियाँ थी, कुछ वर्ड जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, आपको मैं डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ। उसके बारे में बताएगा कि कुछ गड़बड़ियाँ थी, उस पर आप विरोध कर सकते हैं, उस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो आपत्ति दर्ज करने का बीटीएससी ने मौका दिया था, सही बात है, ये आपत्ति दर्ज करने का मौका बीटीएससी ने रिजल्ट से पहले दिया था और वेबसाइट पे, जो कि आप अपने, अगर आप पर कुछ बीटीएससी ने ऑब्जेक्शन लगाया है कि किस कारण से आपको बाहर निकाला गया, तो उस पर आप जवाब दे सकते हैं और उस पर बीटीएससी विचार करेगी कि आपका अभ्यर्थिता क्यों नहीं रद्द किया जाए। अब मेन मुद्दे पर आता हूँ। मेन मुद्दा यही था कि जिन लोगों को बीटीएससी ने ये लिख दिया था, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटीज़ थे, और ये वो खुद जानते हैं, ये जो हैं ये खुद जानते हैं, ये क्या कहते हैं कि ये वीडियो जब पूरा है ना, इनका 1 घंटा 6 मिनट के आसपास का वीडियो मैंने पूरा देखा है। जब आप उसमें देखेंगे तो इनका क्या कहना है महानुभाव का, इनका बता दूं कि आपको कि मुझे इसके रिजल्ट जो पहले सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी सुनवाई, हाई कोर्ट में डबल बेंच पे, तो इनका मेरे पास कॉल भी आया था और बोला था कि क्यों विरोध कर रहे हो। 2-4-10% तो सब में होता है। ये 2-4-10% मुझे बहुत, सबसे पहले तो खतरनाक लगता है। जब आप लीड कर रहे हो किसी को, आप एक बुजुर्ग हैं, एक बुजुर्ग होने के नाते आपको सोचना चाहिए कि 2-4% क्या चीज़ होता है। चलिए, दूसरी बात क्या होता है इसमें कि इन्होंने जो बोला कि थोड़ी बहुत, तो इनके वकील, अगर आपको नहीं विश्वास हो तो मैं एक वीडियो लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो का 57वां मिनट जो होगा वहाँ आप देख लीजिएगा। वहाँ बोला गया है कि 468 कैंडिडेट के ऊपर एफआईआर दर्ज है और 2255 2255 कैंडिडेट के ऊपर
को बाहर कर दिया गया है, वो भी सेकेंड मेरिट लिस्ट। सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी हुई थी? 19/12/2022 को ये जारी नहीं हुई थी। ये क्या किया गया था कि एक बंद इन्वेलप के अंदर सुप्रीम कोर्ट को, सॉरी, हाई कोर्ट पटना के डबल बेंच को दिया गया था, जहाँ से वैकेंसी को रद्द किया गया। तो इन्होंने, इनके खुद वकील ने बोला है वो बात, मतलब ये बोलते थोड़ी बहुत आपत्ति 2255 प्लस 468 ये आ जाता है आपका 2700 प्लस। 2700 प्लस का मतलब इनको पता होना चाहिए कि ये 50% वैकेंसी थी, क्योंकि 5815 सिविल की वैकेंसी थी। अधिकतर गड़बड़ियाँ जो है वो सिविल में ही मिली थी। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। अगर 50 में नहीं करेक्ट हूँ तो 40%, 45% और एक रिजल्ट में 45% सेटिंग, इनको शायद समझ में होना चाहिए बुजुर्ग होने के नाते कि कितना बड़ा गड़बड़ी होता है। थोड़ी बहुत आपत्तियाँ इनको मैं समझा रहा हूँ, जो अभी बातें हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा उलझना नहीं चाहता अभी, मैं वैसे भी ज़्यादा BTS पे ध्यान भी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जब बातें आती हैं ना तो उनका जवाब देना ज़रूरी होता है। दूसरी बात है कि इनको अपने वकील पर तो इन्होंने सवाल उठा दिया है, ठीक है। इन्होंने इतना जो ये बोल रहे हैं कि मैं सभी का चाहता हूँ कि कुछ तो होंगे ही नहीं होंगे, डजेंट मैटर। कुछ का सिलेक्शन हो नहीं हो, क्या हुआ वो डजेंट मैटर। एक बुज़ुर्ग होने के नाते आपने कभी इस बात के लिए लड़ा कि भाई फेयर सिलेक्शन होना चाहिए? आपका नंबर बेसिस, भाई मैं, आप शायद मेरा वीडियो अगर देखेंगे, शायद 2,500 या 3,000 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे होंगे। 2,500 और 3,000 में जितने भी BTS JEE पे होंगे वीडियोस, उसमें किसी भी वीडियो में आपने नहीं देखा होगा कि मैंने एग्ज़ाम बेसिस का या फिर नंबर बेसिस सिलेक्शन पे मैंने का विरोध किया है। मैंने एग्ज़ाम बेसिस का भी सपोर्ट नहीं किया और नंबर बेसिस का भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई आपको मैंने अपना डॉक्यूमेंट दिया, अगर आप मुझे उसमें से नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं फर्जी हूँ या जेन्युइन हूँ, तो आप किस आधार पे BTSC हो या कोई भी आयोग हो वो ये कह सकती है कि मैं एग्ज़ाम फेयर ले लूँगा? नहीं। जब आप मेरे डॉक्यूमेंट को नहीं चेक कर पा रहे हो तो भाई एग्ज़ाम तो वैसे भी 10 लाख 12 लाख पे हो जाता है BTS JEE का, ये सभी जानते हैं और उनको भी ये समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये उनको भी पता है। तो अब फिर से मैं आता हूँ उस मुद्दे पे कि इन्होंने जो बोला उसमें सबसे बड़ी बात है कि उनको समझना होगा कि कभी भी रिजल्ट में आप अपने तरफ से ये नहीं कह सकते कि उसमें 2-4%, 10% गड़बड़ी है ही तो क्या वो सभी में होता है। एक जागरूक नागरिक को होने के नाते आपको इसका ध्यान देना चाहिए कि आप क्या हैं, पिटिशनर हैं, आप केस जीत चुके हैं, आपका में विनम्रता होनी चाहिए। आप सीरियसनेस देके किसी को बड़गलाइए मत, ये मेरी सोच है। बाकी आप लोग कमेंट करेंगे, मैं समझ जाऊँगा। दूसरी बात, तो रिजल्ट को उतरवाने के लिए व्यवस्था पे लांछन कैसे नहीं लगाया जाए। इनको ये पता होगा, इन्होंने बोला कि सेट असाइड कर दिया गया 19/4/2022 के जजमेंट के आधार पर, जिसमें कि 40% में बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस को भी शामिल करने के लिए बोला गया है। तो इनको ये समझ होना चाहिए कि रिजल्ट उससे पहले उतर गई थी और वो इसी दबाव में उतरी थी कि भाई आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं भी पूरी एक्टिव तरीके से आया था, क्योंकि मैंने सबसे पहले उसकी गड़बड़ियाँ पकड़ी थी। उस रिज़ल्ट के बाद थोड़ी देर में मायूस रहा, लेकिन जब उसमें मैंने देखा कि भाई जिस लड़के को खुद BTSC आयोग ने ये लिख दिया है कि विज्ञापन संख्या 01/2019 के जो भी नोटिफिकेशन के अनुरूप जो भी प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत आप उसके लिए फिट नहीं हैं, मतलब ऐसे करके ही था, इसलिए आपकी अभ्यर्थता खत्म हो जाता। और उस लड़के का रिजल्ट था उसमें, ये हम लोग लेके गए थे। और शायद आप उस वक्त का वीडियो मेरा देखेंगे, थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा, मैं भी उतना ज़्यादा भी मेहनत नहीं करूँगा जो कि उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। लेकिन आप जब उसको देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि हाँ यार, इस लड़के को बताया गया कि ये फेक है और उसका रिजल्ट में भी नाम है, तो कैसे हो सकता है। तो इनको ये चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है बुजुर्ग हैं तो थोड़ा मेंटली हरासमेंट हो सकता है, इसलिए इनको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। इस सच्चाई को इनको समझना पड़ेगा और इसको थोड़ी बहुत सीरियसनेस भी लानी पड़ेगी इस सच्चाई के ऊपर। दूसरा एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो इन्हीं का वीडियो उसी में से था, मैंने कट किया है, तो वो भी जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये
बरगलाने में बहुत अच्छे हैं। मैं दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ कि कोई भी जो अभी बातें की जा रही है रिव्यू वगैरह की, मैं उसके भी मैं सपोर्ट में अभी फ़िलहाल मैं न्यूट्रल हूँ, किसी के सपोर्ट में नहीं, लेकिन मैं सच के साथ हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। होप नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए और डिग्रियां अर्जित कीजिए। मौके और भी मिलेंगे, क्या कोई एक लास्ट मौका नहीं है? यहाँ नहीं मिलेंगे, आरआरबी में मिलेंगे, आरआरबी में नहीं मिलेंगे, सेंट्रल सर्विस में मिलेंगे, किसी और जगह मिलेंगे, और आपके लिए एक अच्छा ही है। कहाँ बिहार में सिर्फ एक छोटे से प्रदेश में बने रहेंगे सेंट्रल की सर्विस की? पूरा भारत आपका है, पूरे भारत में क्या मौका मिलेगा आपको? नहीं कह रहा कि अपने प्रदेश की नौकरी बुरी है, परंतु हाँ, प्रदेश की नौकरी है तो प्रदेश में ही घूमेंगे, सेंट्रल की नौकरी है तो पूरा देश घूमेंगे। वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मुझे तो नहीं लगता कि आपको कहीं भी निराश होने की ज़रूरत है। हर जगह रिटायरमेंट्स होंगे, हर जगह वैकेंसियाँ, आपको आपकी योग्यता साबित करने का मौका हर जगह मिले। वो तो आपका जीवन कहीं से भी खत्म तो नहीं दिख रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो दूसरा जो वीडियो है उसमें आपने ये देखा होगा कि इन्होंने बोला कि पूरा भारत आपका ही है, और आप एक बिहार में अगर आप जॉब करते हैं तो एक राज्य में सीमित रह जाएं और रह जाएंगे। और दूसरी बात इन्होंने जो बोला वो था कि इस मतलब संपूर्ण भारत में आप कहीं भी आप और डिग्रियां अर्जित कीजिए और आप और आगे बढ़िए, आपके पास मौका है, ये है वो है। मानता हूँ मैं। ये आदमी जो इन्होंने बीटीएससी में फॉर्म भरा है ना, इनको शायद वो फॉर्म नहीं भरना चाहिए था। संविदा पे इनको हटाने वाला तो कोई था नहीं, लेकिन शायद मुझे ये लगता है कि इनको बीटीएससी जेईई का फॉर्म नहीं भरना चाहिए था। इनको आरआरबी जेईई में अब तक, आरआरबी पिछली बार भी आई थी, आपको पता है 2017-18 में, उससे पहले भी आई थी, क्योंकि ये बहुत पुराने जॉब कर रहे हैं। इनका आपको चेहरा से ही पता चलेगा होगा कि ये बहुत पुराने हैं, इनको कभी नहीं हुआ। पता है इन्होंने क्यों नहीं जॉब लिया? इनका भी मेंटेलिटी समझिए। आप जिस जगह जन्म लेते हैं ना, उस जगह का मुँह आपसे नहीं छूटता। मैं भी अपने गांव का मुँह नहीं छोड़ पा रहा हूँ। आपके साथ फैमिली होती है। आप नॉर्मली अगर आप कहीं लेके जाए ना अपनी फैमिली को, तो आप जिसको परिवार बोलते हैं ना, उस परिवार में आपके आते हैं 7 से 8 लोग नॉर्मली। अगर आपका एक भाई है तो उस भाई के बच्चे होंगे, भाई की भाभी होगी, तो टोटल 4 हो गए। आप अगर शादीशुदा हैं तो पति पत्नी 6 हो गए, और अगर माता पिता हो गए तो नॉर्मली 8। इनमें से किसको आप लेकर जा सकते हैं अदर स्टेट में? पूरा भारत आपका है। उससे पहले बंगाल का इन्होंने वीडियो देखा होगा कि कैसे लात मारा जाता है बिहारियों को, लात मार के भगाया जाता है, शायद इन्होंने देखा होगा। इनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए, और साथ ही इनको ये भी ध्यान देना चाहिए, अगर ये सही में जेन्युइन है, कितना ये गारंटी लेते हैं कि ये फील्ड में आएंगे। और वैसे अगर ये गारंटी भी ले लें ना, ये फील्ड में नहीं आएंगे आपके लिए वैकेंसी निकलवाने के लिए, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। क्योंकि इन्होंने बोला ना कि ये तब एक्टिव हुए, जेन्युइनिटी के लिए एक्टिव नहीं हुए, ये तब एक्टिव हुए जब इनको ये पता चला कि उस रिज़ल्ट में मेरा नाम है। इन्होंने बोला है, इनका भी पूरा वीडियो देख लीजिएगा, मैं उनका भी ऐड करता हूँ, एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। जब इनका रिजल्ट में नाम आया तो इन्होंने देखा, इन्होंने दूसरे स्टेट का फॉर्म नहीं भरा, इन्होंने कभी नहीं एग्ज़ाम निकाला। समझ गए? एग्ज़ाम का मैं अभी भी विरोधी हूँ, इतना जान लो। मैं नंबर बेसिस बहाली का मैं सपोर्टर हूँ, मैं समझ रहा था। इन्होंने ये एक संविदा पे हैं, इनके पास सभी रिसोर्स हैं, उन रिसोर्सेज को लगा के इन्होंने कभी इस बात का बोला कि आप पहले मेरिट दे दीजिए, उसके बाद डिपार्टमेंट अलॉट कीजिएगा। और सेम गलती जो रिस्पोंडेंट है, जो इंटरवेनर हैं, उन्होंने भी किया, मैं उनको भी बोल रहा हूँ। इन्होंने कभी पहले इस बात का पक्ष रखा कि आप जिस रिजल्ट में बात बना रहे हैं, आप बनाइए। बीटीएससी को वो बोल सकते हैं कि आप बनाइए, आप एक बार मेरिट बना लीजिए, आप डिपार्टमेंट लिस्ट ही जारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार मेरिट बना लीजिए। अपने अंदर आपको जो जो लड़का डिपार्टमेंट के अंदर सिलेक्टेड लगे, सॉरी मेरिट के अंदर सिलेक्टेड लगे, उनको डिपार्टमेंट अलॉट करके आप लिस्ट जारी कर दीजिए। लेकिन ये भी नहीं है, इनको डिपार्टमेंट चाहिए। अब डिपार्टमेंट के कारण क्या होता है कि जो 90 पॉइंट वाले लड़के हैं उनको 40% में उनका मनचाहा डिपार्टमेंट, और जबकि आप भी जानते हैं कि सभी को मनचाहा डिपार्टमेंट नहीं मिल सकता। तो क्या
40% का जो रिजर्व सीट है उनको किसी दूसरे को मनचाहा डिपार्टमेंट देने के लिए दिया जा सकता है। ये इनको समझना चाहिए और इस पर सवाल खड़ा होता है और होना भी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, आप थोड़ा इसको सामंजस्य बिठा लीजिएगा। मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, जबकि मैं तीसरी चौथी पाँचवीं बात भी अभी बोलने वाला हूँ, और मैं गिनती नहीं गिना कि कौन सा बात मैं बोल रहा हूँ। तो ये अपने परिवार का मोह नहीं छोड़ पाए, इसलिए ना RRB जेई भरा। इन्होंने बोला भी है कि मैंने यार बिहार एसएससी का भी इन्होंने फॉर्म, बिहार एसएससी के थ्रू जाया था जेई, वो भी फॉर्म इन्होंने नहीं भरा, इन्होंने बोला है वीडियो में। और ये कहते हैं कि तुम RRB जेई भरो, WB जेई भरो, अदर स्टेट्स की फॉर्म भरो। अपना परिवार का मुँह छोड़ नहीं रहा है और दूसरे को बोल रहे हैं कि जाओ कन्याकुमारी में जॉब करने। वाह, वाट मतलब लीडर, आप लीडर हैं। एक लीडर होता है ना, वो आपको सही सजेशन देता है। एक लीडर आपको इस तरह से नहीं देता है कि आप फैमिली को नहीं ले जा सकते कहीं भी। एक नॉर्मली बिहारी लड़का होता है ना, जब शादीशुदा हो जाता है तो अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है, मुंबई चला जाता है। माँ बाप को नहीं ले जा पाता है, क्योंकि उसके माँ बाप का भी एक दिल होता है जो उसके गांव में अटका होता है कि मेरे गांव का घर सही रहे। वो बेच देता है बच्चों को, लेकिन वो वहाँ रह नहीं पाता है। तो ये बातें इनको समझनी होगी, इससे फैमिली का अलगाव होता है। अगर ये बोलेंगे ना, एक लंबा लेक्चर देने के लिए बहुत लंबा लेक्चर मैं दे सकता हूँ, और शायद इनसे अच्छा मैं बोल सकता हूँ, ये भी मैं गारंटी लेता हूँ। थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, लेकिन उस हेजिटेशन को दूर करने के बाद मैं जब बोलना शुरू करता हूँ 3-3 घंटे में बोल सकता हूँ, और इनसे अच्छा बोल लूँगा। तो एक अच्छा और सीरियसनेस शकल पे दिखा के, टीका लगा के, सही से नहीं, मैं भी पूर्ण तरह से मतलब इन्होंने जो बोला मतलब इनका जो इंटरव्यू देना, वो मतलब एक सिंपैथी वाला कि ये फास्टिंग में है, ये है वो है। फास्टिंग यार हम लोग भी करते हैं, मैं भी मंगलवार का व्रत करता हूँ। उसको कभी भी क्या कहते हैं, इमोशनली आप उसको अटैच करके किसी के साथ गेम नहीं खेलिए। सनातनी मैं भी हूँ। तो फिलहाल मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि ये आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप अपने जो आपका जो वकील है, एडवोकेट है, आप उसको गलत ठहरा रहे हो। आपका एडवोकेट कह रहा है कि 2255 कैंडिडेट्स वर रिजेक्टेड ऑन द इन द sorry the shield envelope and submitted to the High Court of Patna because they were rejected as their institutional qualification were not lying to the advertisement। तो जब एडवर्टाइजमेंट में वो लाई नहीं कर रहे थे तो उनको 2255 लोगों को बाहर निकालना पड़ा, 468 लोगों पे केस करना पड़ा। और आप बोल रहे हो कि कुछ गड़बड़ियाँ थी। भाई 50% गड़बड़ियों को आप कुछ गड़बड़ियाँ बोल रहे हो क्या यार? इतना तो नीचे नहीं गिरना था। दोस्तों, इस वीडियो के बाद कई ऑडियोज़ भी आएंगे मेरे खिलाफ़, कई वीडियोज़ भी आएंगे मेरे खिलाफ़, और मैं उसके बाद फिर से मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। मैं दोनों पक्ष से नाराज़ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक पक्ष से नाराज़, दोनों पक्ष से। दूसरे पक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट का पक्ष जो था, उसमें एक एग्ज़ाम का साथ पक्ष रखा गया नहीं रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें फर्जी का भी पक्ष नहीं रखा गया कि कितने फर्जी थे। ठीक है, उसमें यह भी पक्ष नहीं रखा गया कि आप पहले डिपार्टमेंट मेरिट बना लीजिए, फिर डिपार्टमेंट, जो लड़के मेरिट में उनको डिपार्टमेंट अलॉट कर दीजिए। सबको खुशी नहीं दे सकते आप मनचाहा डिपार्टमेंट। और इससे भी अच्छा यह रहता है जो जिस डिपार्टमेंट में है उसको उसी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन के लिए वरीयता मिले। अब WRD वाला लड़का, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट वाला लड़का कैसे काम कर सकता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, RCD में? और उसको अगर आप पॉइंट दे ही रहे एक्सपीरियंस का, उससे क्या बेनिफिट होगा? वहाँ के लोग तो वो लड़का न्यू रिक्रूटमेंट हो जाएगा। जब न्यू रिक्रूटमेंट है तो वहाँ उसके एक्सपीरियंस का तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। भाई अब अगर आप उसके एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले पा रहे हैं तभी उसको एक्सपीरियंस का लाभ दीजिए। आप नॉर्मली मान के चलिए
कि नॉर्मली आप किसी सीमेंट कंपनी में जाते हैं, अगर एक लड़का, तो उनका दो होता है, एक होता है टेक्निकल फील्ड होता है एक कंपनी में, और एक नॉन टेक्निकल। अगर आप नॉन टेक वो उसमें आपको डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को भी नॉन टेक्निकल में भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप कहीं से भी एक्सपीरियंस लेकर नॉन टेक वाले सेक्शन में जाइएगा तो टेक्निकल एक्सपीरियंस लेके, तो आपको वहाँ उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको एज ए न्यू कमर ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन आप टेक्निकल से टेक्निकल में जा रहे हैं तो ठीक है, तो उसको आपको मिलेगा, उसका बेनिफिट, आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट जल्दी होगा, सब कुछ होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी करना चाहिए कि भाई जो भी परमानेंट होना चाहिए, भाई उनका कहना है कि संविदा मेनली ये बहाली संविदा वालों को परमानेंट करने के लिए था, मैं मानता हूँ ये बहाली संविदा वालों को परमानेंट करने के लिए मिला था। संविदा वाले परमानेंट कहाँ होंगे? MWRD का लड़का जो संविदा MWRD में काम कर रहा है, वो लड़का RCD में कैसे परमानेंट हो सकता है, वो बताइए। अगर इसका कोई लॉजिक है आपके पास देन वेलकम। इसका कोई लॉजिक अगर बिहार सरकार के पास भी है देन वेलकम। लेकिन अगर लॉजिक नहीं है तो मेरे से टेथोलॉजी नहीं, क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाने पे आ जाऊँगा ना, दिन में 25 वीडियो बनाऊँगा और 25 वीडियो में मैं आपकी गलतियों को मैं निकाल सकता हूँ। इतना स्ट्रॉन्ग माइंड रखे हुआ मैं। मुझे अभी तक कई लोगों ने कैंडिडेट जो नॉन सेलेक्टेड है उन्होंने फ़ोन किया कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे, वो ये कर रहे वो कर रहे। भाई मैं नहीं करूँगा सपोर्ट, क्योंकि मैं भी इस वैकेंसी को क्लियर होते देखना चाहता हूँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि भाई जेन्युइन लड़के हैं ना, आइए कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सिलेक्शन डजंट मैटर यार, 4 साल से हूँ, कुछ दिन और वेट करूँगा। लेकिन अब उन लोगों के लिए लड़िए जो जेन्युइन है। अब बुजुर्ग हो गए और लड़ रहे हैं किस बात के लिए कि कैसे भी मेरा सिलेक्शन हो गया इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। है ज़माना। चलिए इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगर समझ में आया होगा आपको तो वीडियोस को शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इससे जोड़िएगा, और नहीं समझ में आया होगा देन कोशिश करूँगा कि उनका तो जवाब तो आएगा ही 1-2 दिन में, मुझे पता है, तो उस पर भी मैं जवाब दूँगा। क्योंकि मैं किसी भी बात को ईगो पे बहुत जल्दी ले लेता हूँ, और जब मैं ईगो पे लेता हूँ तो उस बात को मैं लंबा खींचता हूँ, ये याद रखिएगा। एक यूट्यूब पर आप का हितैषी और भाई होने के नाते इतना ही मैं कर सकता था। ये जो जूनियर है मेरे, मैं 19 बैच का हूँ आपको बता दूँ, इससे जूनियर जो भी है मेरे, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने विवेक पे काम करें, जैसा कि उन्होंने भी बोला है कि आप अपने विवेक पे काम करें, और बाकी आप स्वतंत्र हैं। आप अगर LRC में भी आप जॉब लेना चाहते हैं, आप LRC के लिए वेटिंग के लिए मेहनत करते रहिए, नहीं तो आगे अपना देख लीजिए क्या होता है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।